डिजिटल सिक्कों के बारे में एक अजीब बात है। लोग इसके बारे में कभी शांत रहकर बात नहीं कर पाते। हाँ, मतलब या तो ये भविष्य की सबसे बड़ी क्रांति है, जो सबकी जिंदगी बदल देगी। हाँ, या फिर ये इतिहास का सबसे बड़ा धोखा है। बिल्कुल, कोई बीच का रास्ता जैसे है ही नहीं। आज हम इसी सवाल की तह तक जाने वाले हैं कि आखिर क्रिप्टो को लेकर भावनाएं इतनी प्रबल क्यों हो जाती हैं। और ये सवाल देखिए सिर्फ निवेशकों के लिए नहीं है, ये असल में मानवीय मनोविज्ञान को समझने का एक बहुत ही दिलचस्प जरिया है, क्योंकि यहाँ पैसा, तकनीक और हमारी सबसे गहरी उम्मीदें और डर सब एक साथ आकर मिलते हैं। बिल्कुल, और इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारे पास दो बहुत दिलचस्प स्रोत हैं। एक तो सीधे सीधे क्रिप्टो में जो मनोविज्ञान काम करता है उस पर है, खास तौर पर कुछ खो देने का डर, जिसे फोमो कहते हैं। लालच और घबराहट में सब कुछ बेच देना। हाँ, और दूसरा स्रोत और भी मजेदार है, क्रिप्टो चैनल एक नई शुरुआत नाम का एक लेख, जो बताता है कि इस पूरी संस्कृति में जानकारी और भावनाएं वो फैलाई कैसे जाती हैं। और जब हम इन दोनों को साथ रखकर देखते हैं ना, तो एक पूरी तस्वीर सामने आती है। ये सिर्फ बाजार के उतार चढ़ाव की कहानी नहीं है, ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर की कहानी है। और उस रोलर कोस्टर को चलाने वाले ऑपरेटर की भी। तो हमारा मकसद साफ है, हम उन मनोवैज्ञानिक ताकतों को समझना चाहते हैं जो क्रिप्टो बाजार को चलाती हैं। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। वो चिंगारी जो लोगों को इस दुनिया की तरफ खींचती है। वो क्या है जो किसी को अपना मेहनत का पैसा एक ऐसी चीज में लगाने पर मजबूर कर देता है जिसे वो शायद पूरी तरह समझता भी नहीं। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही जानी पहचानी भावना से, फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। लेकिन क्रिप्टो के मामले में ये सिर्फ किसी पार्टी या ट्रिप को मिस करने जैसा नहीं है। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये बहुत बहुत गहरा है। ये एक पूरी पीढ़ी की दौलत बनाने वाली ट्रेन के छूट जाने का डर है। पीढ़ी की दौलत, ये बात बहुत वजनदार है। मतलब ये ऐसा है कि कोई दोस्त आके बताए कि उसने एक हफ्ते में अपना पैसा दोगुना कर लिया। अचानक से अपनी 9 से 5 की नौकरी बहुत धीमी और उबाऊ लगने लगती है। हाँ, आपको लगता है कि आप कुछ बहुत बड़ा मौका गंवा रहे हैं, और ये एहसास हवा में पैदा नहीं होता। इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक दबाव है। आप सोशल मीडिया पर कहानियां देखते हैं, खबरों में पढ़ते हैं, दोस्तों से सुनते हैं कि कैसे कोई रातों रात अमीर बन गया। तो लगने लगता है कि दुनिया में एक सीक्रेट पार्टी चल रही है और आपको उसका न्योता नहीं मिला। बिल्कुल, ये सिर्फ मुनाफे का लालच नहीं है, ये उस दौड़ से बाहर रह जाने का डर है जिसमें आपके आसपास के लोग शामिल हो रहे हैं। और यहीं पर हमारा दूसरा स्रोत, क्रिप्टो चैनल वाला लेख, वो बहुत दिलचस्प हो जाता है। मुझे उसमें लिखी एक बात ने बहुत चौंकाया। वो चैनल अपने दर्शकों से कहता है, कम अगेन टुमारो, कल फिर आना, और शेयर द वीडियो विद देयर फ्रेंड्स। हाँ, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ये तो रोजाना याद दिलाने जैसा हुआ कि पार्टी चल रही है और आपको रोजाना है, नहीं तो कुछ छूट जाएगा। ये सामाजिक दबाव बनाने का कोई तरीका है क्या? ये सिर्फ तरीका नहीं, ये एक बहुत चालाकी से बनाया गया सिस्टम है। कल फिर आना का जो संदेश है वो सीधा आपके दिमाग के उस हिस्से पर असर करता है जो अनिश्चितता से डरता है। मतलब? इसका मतलब है कि हर 24 घंटे में एक नया मौका आ सकता है, एक नया सिक्का जो 100 गुना बढ़ जाएगा। और अगर आप उस दिन नहीं आए तो वो मौका आपका नहीं होगा। ये तो फोमो को रोज ताजा रखने की एक खुराक जैसी हुई। बिल्कुल। और दोस्तों के साथ शेयर करो वाला हिस्सा, उसका क्या काम है? वो इस आग को और फैलाता है। जब आप वीडियो शेयर करते हैं तो आप अनजाने में उस चैनल के सेल्समैन बन जाते हैं। आप अपने दोस्तों को उसी दौड़ में शामिल कर रहे हैं। तो एक इको चेम्बर या एक प्रतिध्वनि कक्ष जैसा बन जाता है। हाँ, आप चैनल देखते हैं, आपके दोस्त देखते हैं, फिर आप सब मिलकर उसी के बारे में बात करते हैं। अब उस समूह से बाहर रहना मनोवैज्ञानिक रूप से लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो सब्सक्राइब और शेयर करने की अपील सिर्फ चैनल की ग्रोथ के लिए नहीं है। नहीं, ये उस समुदाय को बनाने और मजबूत करने के लिए है जिसका आधार ही फोमो है। तो ठीक है, एक बार जब फोमो आपको दरवाजे के अंदर खींच लाता है, तब क्या होता है? क्या डर की जगह कोई और भावना ले लेती है? क्योंकि लोग सिर्फ शामिल होने के लिए तो पैसा नहीं लगाते, वो जीतने के लिए लगाते हैं। बिल्कुल। जैसे ही कोई बाजार में आता है और उसे थोड़ा सा भी मुनाफा होता है, फोमो का डर एक ज्यादा ताकतवर भावना में बदल जाता है, लालच। स्रोत इसे फोमो का ही दूसरा रूप कहते हैं। अच्छा? हाँ, फोमो भविष्य के मुनाफे को भोलेगा डर है, और लालच उस मुनाफे को और ज्यादा और जल्दी पाने की इच्छा है। और ये काम कैसे करता है? मतलब मनोवैज्ञानिक स्तर पर क्या होता है जब कोई अपना 100 का 120 होते हुए देखता है? तब दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है जिसे डोपामाइन कहते हैं। ये एक इनाम का सिग्नल है।
ठीक वैसा ही जैसा जुए में जीतने पर या अपना पसंदीदा खाना खाने पर मिलता है। और दिमाग को ये एहसास बहुत पसंद आता है। और वो इसे बार बार चाहता है। इसलिए जब आपको छोटा मुनाफा होता है तो आपका दिमाग आपको और बड़ा जोखिम लेने के लिए उकसाता है, ताकि उसे डोपामीन की और बड़ी खुराक मिल सके। धीरे धीरे ये निवेश नहीं बल्कि एक जीवन बदलने वाली बड़ी जीत की तलाश बन जाता है। तर्क पीछे छूट जाता है और भावनाएं ड्राइविंग सीट पर आ जाती हैं। बिल्कुल। जीवन बदलने वाली जीत, ये वाक्यांश सीधे क्रिप्टो चैनल के शीर्षक से जुड़ता है। एक नई शुरुआत। ये सिर्फ अच्छा रिटर्न या थोड़ा मुनाफा का वादा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक नई शुरुआत तो एक पूरी जिंदगी को बदलने का सपना है। ये भाषा क्या जानबूझकर लालच की भावना को जगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है? ये एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक हथियार है। नई शुरुआत का वादा सीधे तौर पर हर इंसान की उस गहरी इच्छा से जुड़ता है जहां वो अपनी मौजूदा आर्थिक स्थिति से निकलकर एक बेहतर भविष्य चाहता है। और ये उन लोगों के लिए खास तौर पर आकर्षक होगा जिन्हें लगता है कि पारंपरिक वित्तीय व्यवस्था जैसे नौकरी या छोटा-मोटा बिजनेस, हाँ, कि वो व्यवस्था उन्हें वो जिंदगी कभी नहीं दे सकती जिसके वो सपने देखते हैं। उनके लिए ये चैनल सिर्फ निवेश की सलाह नहीं दे रहा, वो उन्हें उम्मीद बेच रहा है, एक सपना बेच रहा है। तो ये लालच सिर्फ पैसे का नहीं है, बल्कि एक बेहतर पहचान, एक बेहतर जीवन शैली और आर्थिक आजादी का भी है। और जब दांव इतना बड़ा हो तो जाहिर है कि जोखिम भी बड़े लिए जाएंगे। हाँ, और यहीं पर मामला पेचीदा हो जाता है, क्योंकि कई लोगों के लिए ये चैनल सिर्फ लालच नहीं बल्कि शिक्षा और समुदाय का भी स्रोत होते हैं। अच्छा, वो सीखने भी जाते हैं वहाँ? हाँ, वो वहाँ सीखने जाते हैं, एक जुड़ाव महसूस करते हैं। लेकिन उसी शिक्षा और समुदाय के माहौल में नई शुरुआत का सपना इस तरह घोला जाता है कि तर्क और उम्मीद के बीच की रेखा वो धुंधली पड़ जाती है। और जब उम्मीद तर्क पर हावी हो जाती है तो वो खतरनाक लालच का रूप ले लेती है, जहां लोग अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो जाते हैं। और जब लोग ये मानने लगते हैं कि ये नई शुरुआत की ट्रेन कभी रुकेगी नहीं, तभी सबसे बड़ा खतरा पैदा होता है। और वो खतरा क्या है? जब ट्रेन अचानक रफ्तार धीमी कर लेती है या उल्टी दिशा में चलने लगती है। बिल्कुल, यहीं से कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, जब बाजार नीचे जाने लगता है। फोमो और लालच की धूप भरी दुनिया पर अचानक घने बादल छा जाते हैं और एक नई भावना जन्म लेती है, घबराहट में बिकवाली, यानी पैनिक सेलिंग। स्रोत इसे फोमो का ठीक उल्टा बताते हैं। ये काफी दिलचस्प है। हाँ, ये कि सिक्के के दो पहलू हैं। फोमो भविष्य में होने वाले मुनाफे को खोने का डर है, पैनिक सेलिंग वर्तमान में मौजूद अपनी पूरी जमा पूंजी को खो देने का डर है। ये तो दिमाग की लड़ो या भागो वाली स्थिति हो गई, फाइट और फ्लाइट। बिल्कुल वही। जब आपको लगता है कि आपकी जान खतरे में है तो आप सोचते नहीं, सिर्फ प्रतिक्रिया करते हैं। वित्तीय बाजार में जब आपका पैसा तेजी से घटता है तो दिमाग को वैसा ही खतरा महसूस होता है और उसकी पहली प्रतिक्रिया होती है भागो, यानी बेचो और इस स्थिति से बाहर निकलो, चाहे कितना भी नुकसान हो रहा हो। चाहे कितना भी नुकसान हो। तो जो समुदाय, जो क्रिप्टो चैनल पहले नई शुरुआत के सपने दिखाकर उम्मीदें बढ़ा रहा था, वो इस घबराहट को कैसे प्रभावित करता है? क्या वो इसे शांत करने की कोशिश करता है या इसे और बढ़ा देता है? यहीं पर हर्ड मेंटालिटी या भेड़चाल की जो धारणा है वो बहुत खतरनाक रूप ले लेती है। देखिए, इंसान एक सामाजिक प्राणी है। हम सुरक्षित महसूस करने के लिए समूह के साथ चलते हैं। तो जब बाजार ऊपर जा रहा था तो समूह में शामिल होना फायदेमंद लग रहा था। सब खरीद रहे थे तो हमने भी खरीदा। हाँ, लेकिन जब बाजार गिरने लगता है और उसी समूह के लोग बेचना शुरू कर देते हैं तो अकेले खड़े रहकर अपनी संपत्ति को घटते देखना मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत मुश्किल होता है। मतलब जिस इको चैम्बर ने पहले फोमो और लालच को बढ़ाया था, अब वही इको चैम्बर डर और घबराहट को कई गुना बढ़ा रहा है। जिन दोस्तों के साथ आप मुनाफे की बातें शेयर कर रही थी, अब उन्हीं के डरे हुए मैसेज आ रहे हैं। बिल्कुल, और ये एक दुष्चक्र बन जाता है। कुछ लोग घबराकर बेचते हैं जिससे कीमतें और गिरती हैं। गिरी हुई कीमतें देखकर और लोग घबराते हैं और वो भी बेचना शुरू कर देते हैं। और वो क्रिप्टो चैनल, वो जिसने प्रचार और उत्साह का माहौल बनाया था, वो अब या तो खामोश हो जाता है या फिर डर की भाषा बोलने लगता है, जिससे दहशत और बढ़ जाती है। वो उस भेड़चाल को एक दिशा देते हैं, चाहे वो ऊपर की ओर हो या नीचे की ओर। ये शब्द सुने हैं। क्या ये इस पैनिक सेलिंग की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है? हमारे स्रोत इस बारे में कुछ बताते हैं? ये एक बहुत जरूरी बात है। स्रोत सीधे तौर पर इसका जिक्र नहीं करते, लेकिन ये उसी मनोविज्ञान का दूसरा पहलू है। होल्ड, जिसका मतलब है होल्ड ऑन फॉर डियर लाइफ,
और डायमंड हैंड्स का विचार, ये इसी पैनिक सेलिंग के खिलाफ एक जवाबी सांस्कृतिक हथियार के तौर पर उभरा है। अच्छा। ये कहता है, भेड़ चाल का हिस्सा मत बनो, घबरा कर मत बेचो, असली विजेता वही है जो तूफान में भी डटा रहता है। तो ये एक तरह से अपनी पहचान को बाजार के तर्क से ऊपर रखने की कोशिश है। मैं एक स्मार्ट निवेशक हूं से बदलकर मैं एक वफादार सैनिक हूं जो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये तर्कसंगत फैसले से ज्यादा पहचान का मामला बन जाता है। ये समुदाय को बिखरने से बचाने का एक तरीका है, लेकिन इसमें भी एक खतरा है। वो क्या? कभी कभी भागना ही सही फैसला होता है, लेकिन डायमंड हैंड्स की पहचान आपको एक डूबते जहाज से बांध कर भी रख सकती है। तो ये पैनिक सेलिंग का एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक काट है, लेकिन ये अपने आप में तर्क संगत हो ये जरूरी नहीं। बिल्कुल जरूरी नहीं। तो इसका कुल मतलब क्या है? अगर हम इस पूरी भावनात्मक यात्रा को देखें तो तस्वीर क्या बनती है? हमने देखा कि कैसे फोमो लोगों को खींचता है, लालच उन्हें बड़े जोखिम लेने पर मजबूर करता है और फिर घबराहट उन्हें सब कुछ बेचने पर। ये तो एक कभी न खत्म होने वाला चक्र लगता है। बिल्कुल। और मुख्य बात यह है कि क्रिप्टो बाजार सिर्फ एक तकनीकी या वित्तीय क्षेत्र नहीं है, ये मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा अखाड़ा है। यहाँ मानवीय उम्मीदें, डर और एक नई शुरुआत के सपने आपस में टकराते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये भावनाएं अलग अलग नहीं है। नहीं, ये एक ही सिक्के के पहलू हैं। फोमो भविष्य का लालच है और पैनिक सेलिंग भविष्य का डर है। निवेशक लगातार इन दो वादों के बीच झूलता रहता है, एक कैटलिस्ट की भूमिका निभाता है। वो एक ऐसा माहौल बनाता है जहां ये भावनाएं स्वाभाविक और तर्कसंगत लगने लगती हैं। वो आपको बताता है कि फोमो महसूस करना ठीक है और जब सब बेच रहे हो तो डरना भी ठीक है। इन मनोवैज्ञानिक वजहों को समझना किसी भी व्यक्ति के लिए जरूरी है, चाहे वो निवेशक हो या सिर्फ इस विषय में दिलचस्पी रखता हो। ये हमें याद दिलाता है कि जब पैसे की बात आती है तो हमारे फैसले हमेशा उतने तर्कसंगत नहीं होते जितना हम सोचना पसंद करते हैं। सही कहा। और स्रोतों में इन शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक प्रेरकों का जिक्र एक अंतिम और बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। एक ऐसा बाजार जो किसी संपत्ति के असल मूल्य या उपयोगिता के बजाय काफी हद तक मानवीय भावनाओं, उम्मीद, लालच और डर से चलता हो। क्या उस पर पारंपरिक वित्तीय मॉडल कभी सही मायने में लागू हो सकते हैं, या हम अपनी आंखों के सामने व्यवहारिक वित्त यानी बिहेवियरल फाइनेंस के एक बिल्कुल नए और अनियंत्रित प्रयोग को घटते हुए देख रहे हैं?